जब 2021 में पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से डील कर रही थी, तब नेटफ्लिक्स ने एक साउथ कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज रिलीज किया जो एकदम से ग्लोबल सेंसेशन बन गया। स्क्विड गेम ना सिर्फ कई इंटरनेट ट्रेंड्स को इंस्पायर किया, बल्कि इसका हर तरीके का रिएक्शन भी किया गया। ये एक लैंडमार्क प्रोडक्शन है स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स के लिए, और इसी वजह से स्क्विड गेम सीजन 2 का हाइप बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो चलिए सीजन 2 आने से पहले सीजन 1 का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। स्क्विड गेम की कहानी शुरू होती है प्रोटैगनिस्ट सॉन्ग गी हुन के इंट्रोडक्शन के साथ, जो सियोल के एक छोटे से भाड़े के अपार्टमेंट में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। गी हुन फिलहाल एक बेकार की जिंदगी जीता है और वो अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेता। गी हुन ने कई प्रोफेशंस में अपने हाथ आजमाए थे, लेकिन अब वो एक प्राइवेट शॉफर के रूप में काम करता है। लेकिन बात यह है कि गी हुन कभी भी नॉर्मल तरीके से पैसे कमाने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका सपना बहुत सारे पैसे कम से कम एफर्ट और टाइम में कमाने का था, और इसी वजह से वो एक जुआड़ी बन गया। इस एडिक्शन का असर उसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा हुआ। गी हुन के नाम पर ऑलरेडी काफी सारे कर्जे हैं, लेकिन फिर भी वो नए गैम्बलिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता रहता है, एक बड़े प्राइज मनी की उम्मीद में। उसका प्लान ये है कि वो ये प्राइज मनी जीत कर अपने सारे लोन्स चुका देगा, लेकिन उसकी अननेसेसरी रिस्क लेने की आदत और मेहनत से दूर भागने की सोच ने उसके पर्सनल लाइफ को भी खराब कर दिया है। गी हुन की पत्नी ने उसे डिवोर्स ले लिया है और उनकी इकलौती बेटी गायुंग की कस्टडी अपने पास रख ली है। इसी दौरान सॉन्ग गी हुन एक अजीब आदमी से सबवे स्टेशन में मिलता है, जो उसके साथ एक सिंपल बच्चों का गेम खेलना चाहता है। ये आदमी इस गेम पर एक बड़े पैसे की शर्त लगाता है। गी हुन भी अपनी तरफ से शर्त लगाता है, बिना ये समझे कि ये सब एक जाल है जो उसे एक और बड़े इवेंट में फंसाने के लिए क्यूरेट किया गया है, जिसका नाम है स्क्विड गेम। वो सेल्समैन उसे एक विजिटर्स कार्ड देता है जिसके पीछे एक फोन नंबर लिखा होता है। उसका कहना है कि अगर गी हुन और ऐसे गेम्स खेलकर पैसे जीतता जाता है तो उस नंबर पर कॉल करे। कुछ दिन तक सोचने के बाद गी हुन अपनी जुआ खेलने की लालच के आगे हार जाता है और इस गेम के लिए साइन अप कर लेता है। जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो एक वैन का वेट करता है जो उसे गेमिंग इवेंट के स्पॉट तक ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ता है उसे गैस से बेहोश कर दिया जाता है बाकी सारे प्लेयर्स के साथ साथ। जब वो होश में आता है तो वो एक नई जगह पर होता है, एक ट्रैक सूट वाली यूनिफॉर्म पहने जिसमें उसका प्लेयर नंबर 456 लिखा होता है। 456 पार्टिसिपेंट्स जो पूरे साउथ कोरिया से कलेक्ट किए गए हैं अब इस इवेंट में शामिल होते हैं। हर प्लेयर का मकसद है 6 ऐसे बच्चों के गेम्स खेलना और जीतना जो कोरियन कल्चर में इनग्रेन्ड होते हैं। जो भी इसे जीतेगा उसे पागल कर देने वाला प्राइज मनी मिलेगा। इस प्राइज मनी को जीतने की उम्मीद में प्लेयर्स बड़ी शिद्दत से इन गेम्स को शुरू करते हैं, लेकिन स्क्विड गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट पहले ही इवेंट के बाद समझ में आता है। जो लोग गेम में हार जाते हैं उन्हें सिर्फ कंपटीशन से एलिमिनेट ही नहीं किया जाता, बल्कि उनका मर्डर कर दिया जाता है, वो भी मास गार्ड्स के हाथों जो सेट पर मौजूद होते हैं। 456 पार्टिसिपेंट्स जिन सब के नाम पर बड़े बड़े कर्जे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उनकी हर एक की जिंदगी की कीमत 100 मिलियन वॉन सेट की गई होती है। जब पहला रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खत्म होता है, सियोंग गी हुन और बाकी मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स वोट करते हैं कि इस गेम को रोक दिया जाए और वहां से चले जाते हैं। और तभी एक पुलिस डिटेक्टिव वांग जुन भी स्क्विड गेम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसका एक खास कारण है, जुनहो का भाई इनहो कुछ साल पहले अचानक से गायब हो गया था। इस केस का इकलौता क्लू एक विजिटर्स कार्ड था जो बिल्कुल वैसे ही था जैसे गी हुन के पास था। जब गी हुन गेम से निकलने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करता है, जुनहो उस कार्ड को स्पॉट कर लेता है और इस अजीब इवेंट के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है। जुनहो गी हुन पर नजर रखता है और जब गी हुन अपने मां और बेटी को खोने के डर के चलते दोबारा स्क्विड गेम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, तब डिटेक्टिव उस फेरी सर्विसेज का पता लगा लेता है जो पार्टिसिपेंट्स को प्राइवेट आइलैंड ले जाती है जहां ये गेम ऑर्गेनाइज हो रही थी। इस पॉइंट पे जुनहो एक गार्ड की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजर्स के बीच छुप जाता है और इस डेडली और अजीब गेम के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने लगता है। जुनहो गार्ड नंबर 29 का यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी अपना लेता है। अब उसे छोटी इंडिविजुअल चेम्बर्स में रहना पड़ता है और उस जगह के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इन रूल्स में से एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि गार्ड्स एक दूसरे से या पार्टिसिपेंट से बिना अपने सुपीरियर्स की परमिशन के बात नहीं कर सकते। सुपीरियर्स का रिप्रेजेंटेशन उनके मास्क पर स्क्वायर शेप के फॉर्म में होता है, जो उन्हें रेगुलर सर्कल मास्क वाले गार्ड से अलग बनाता है। अपनी कवर आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए जुनहो लाइट्स ऑफ होने के बाद सो जाता है, लेकिन जल्द ही वो ये रियलाइज करता है कि उसके पास के चेंबर से आने वाले खांसने की आवाज का एक हिडन मतलब है। वो समझ जाता है कि ये खांसने की आवाज एक्चुअली मोर्स कोड के लेटर्स है, जिसमें नंबर 29 को एड्रेस किया जा रहा है। मोर्स कोड मैसेज का असली राज थोड़ी देर बाद में हमें समझ आता है, जब ये पता चलता है कि वहाँ एक सीक्रेट ऑर्गन ट्रेड चल रहा था। ये बात सुपीरियर्स और गेम इवेंट को चलाने वाले फ्रंटमैन को पता नहीं थी। कुछ गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें आइलैंड के बाहर के किसी क्लाइंट को बेच रहे थे। जुनहो जिस गार्ड को मारकर उसकी जगह
ले चुका था वो भी इस सीक्रेट गैंग का पार्ट था। इस वजह से उसका पड़ोसी गार्ड नंबर 28 रात के वक्त उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि जुनहो यानी नंबर 29 यूजुअल रूटीन के हिसाब से इस ऑपरेशन में शामिल हो जाए। गार्ड्स ने इंश्योर किया था कि एक डॉक्टर जो 456 पार्टिसिपेंट्स में से एक था रेसिडेंशियल हॉल से निकलकर एक बनावटी ऑपरेशन थिएटर तक आ सके ताकि वो सेफली उन डेड बॉडीज से ऑर्गन्स रिमूव कर सके। इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की जरूरत होती थी, इसलिए गार्ड्स उसे अगले गेम के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते थे। जब फ्रंटमैन को इस इलीगल ट्रेड के बारे में पता चलता है तो वो डॉक्टर और गार्ड्स को मार देता है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने स्क्विड गेम का एक बेसिक रूल तोड़ दिया था, जो था कि हर पार्टिसिपेंट को जीतने का इक्वल चांस मिलेगा। यहाँ एडवांटेज लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। दूसरी तरफ जुनहो को शॉकिंगली ये पता चलता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका खोया हुआ भाई इन्हो ही है। लेकिन इस रेवलेशन के पहले कि वो और क्लैरिफिकेशन मांग सके, इन्हो उस पर गोली चला देता है। पहले तो ये लगता है कि जुनहो गोली के जख्म से या समुद्र में गिरने से मर गया है, लेकिन सीजन 2 के ट्रेलर से कंफर्म होता है कि जुनहो जिंदा है और इस केस के पीछे अभी भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि स्क्विड गेम सीजन 2 में दोनों भाइयों के बीच एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और शायद हमें इन्हो के पार्टिसिपेंट से फ्रंटमैन बनने की जर्नी के बारे में भी और ज्यादा जानकारी मिलेगी। स्क्विड गेम सीजन 1 का एक जबरदस्त एस्पेक्ट उसके कंपेलिंग कैरेक्टर्स का सेट था। इन कैरेक्टर्स की एक कॉमन बात थी और वो ये थी कि उनके सर पे बहुत सारे कर्जे थे, लेकिन इसके अलावा इन कैरेक्टर्स के अलग अलग शेड्स भी थे। पाकिस्तानी माइग्रेंट वर्कर अली काफी इनोसेंट और हेल्पफुल कैरेक्टर था जो अपने एम्प्लॉयर के धोखे की वजह से स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर हो गया क्योंकि उसे खुद को और अपने पत्नी को लेकर घर वापस जाना था। अपनी काइंड और केयरिंग नेचर के बावजूद अली को मरना पड़ता है और वो भी एक ऐसे बंदे के हाथों जिसके काइंडनेस के लिए वो थैंकफुल था, यानी चो संगवू। मार्वल गेम के दौरान संगवू अली को चीट करता है जिसकी वजह से अली अपनी जान गंवा देता है। जे योंग थोड़ा लेट ग्रुप में शामिल होती है लेकिन उसका कैरेक्टर तुरंत लाइकेबल बन जाता है, खासकर साइबियोक के साथ उसकी इंटरेक्शंस के वजह से। जे योंग अपने अतीत के बारे में एक हार्ट ब्रेकिंग सच रिवील करती है कि उसने अपने सौतेले बाप को मार दिया था जो उसकी माँ को रेगुलर अब्यूज और टॉर्चर करता था। इसी वजह से जे योंग को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उस पर उसके स्टेप फादर का बड़ा सा लोन चुकाने का बोझ आ गया जिसकी वजह से वो ये गेम में पार्टिसिपेट कर रही थी। आखिर में जे योंग अपनी जान साइबियोक के लिए कुर्बान कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास गेम जीतने के लिए कोई रीजंस नहीं है क्योंकि उसका कोई फैमिली मेंबर अभी जिंदा नहीं है, जबकि साइबियोक को अपने परिवार को नॉर्थ कोरिया से निकालना था और अपने भाई को भी अनाथालय से छुड़ाना था। जंग ड्योक्सू एक गैंगस्टर अपनी ही गैंग के दुश्मनों की चुंगल से किसी तरह बचकर स्क्विड गेम में एंटर करता है। गेम के दौरान उसका एक हेल्पफुल और फिर टॉक्सिक बॉन्ड बनता है हन मिन यू के साथ जो एक मैनिपुलेटिव औरत है। मिन यू सपोजिटली अपने एक छोटे बच्चे को बाहर की दुनिया में छोड़कर इस गेम में शामिल होती है। ट्रस्ट और बिट्रेयल के इस रिश्ते का एक्सट्रीम फेज तब आता है जब ब्रिज गेम के दौरान मिन यू अपने आप को ड्योक्सू के साथ लेकर मार देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा घिनौना आदमी कैसे भी ये गेम जीत पाए। कांग से बुक 3 फाइनलिस्ट में से एक बनने में सफल होती है लेकिन तब तक वो बुरी तरह से इंजर्ड होती है और अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी होती है। साइबियोक का जीवन पहले ही काफी दुखद रहा है क्योंकि उसने और उसके परिवार ने नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में बसने की कोशिश की थी। सिर्फ साइबियोक और उसका छोटा भाई ही साउथ कोरिया पहुंचने में सफल हो पाए थे और वो स्क्विड गेम का प्राइज मनी एक एजेंट को देने का प्लान बनाती है जो उन्हें वहां से परमानेंटली बाहर निकलने में मदद करेगा। लेकिन ब्रिज गेम के दौरान लगे चोट की वजह से साइबियोक रिकवर नहीं कर पाती। चो संगवू उसकी जान ले लेता है शायद एक मर्सी एक्ट के रूप में ताकि वो धीरे धीरे या बढ़ते दर्द के साथ ना मरे। लेकिन ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि संगवू साइबियोक को इसीलिए मारता है क्योंकि वो कंपटीशन जीतना चाहता है। संगवू के नाम पर भी काफी बड़े कर्जे हैं। गेम के ज्यादातर हिस्सों में वो पूरे प्राइज मनी को जीतने के लिए मोटिवेटेड रहता है और इसी वजह से दूसरे कंटेस्टेंट्स के खिलाफ जाने से भी वो नहीं कतराता। मगर जब कंपटीशन में सिर्फ उसके बचपन का दोस्त और पड़ोसी संग गिहुन बचा होता है तब संगवू अपने गिल्ट और शर्मिंदगी के आगे हार मान लेता है। गिहुन के गेम को म्यूचुअली खत्म करने के ऑफर के बावजूद संगवू अपने आप को मार लेता है और गिहुन को जीतते देता है। उसे पता होता है कि अगर वो ये गेम जीत भी गया तो भी वो कानूनी कार्रवाइयों से बच नहीं पाएगा और पुलिस के हाथ लगना उसकी बूढ़ी और बेसहारा माँ के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की कारण बन जाएगी। इसलिए संगवू समझता है कि उसकी अपनी जान खुद ले लेने में ही भलाई है। स्क्विड गेम सीजन 1 का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अंत में सामने आता है जब ये रिवील होता है कि इस क्रूअल और खतरनाक कंपटीशन के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं ओ इल्नाम यानी प्लेयर 001 है। इल्नाम जो गेम के दौरान एक आम कॉम्पिटिटर होने का नाटक करता है, गिहुन को अपने ब्रेन ट्यूमर और अकेलेपन की कहानी बताता है। वो सब बस इस शैतानी गेम का हिस्सा होता है जो उसने खुद सोचा था। हकीकत में इल्नाम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जैसे उसने गिहुन को आखिरी एपिसोड में बताया उसकी अमीरी और लग्जूरियस लाइफ उसके लिए एक अजीब सी बोर्डम ले आई थी। उसने कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग करने की सोची चाहे इस प्रोसेस में दूसरों को कितना ही नुकसान क्यों ना हो। यही वो वक्त था जब उसने स्क्विड गेम का इजाद किया जिसमें वो गरीब और बेचारे लोगों को एक आखिरी मौका देना चाहता था अपने आप को सुधारने का। इल्नाम एक प्रोफेशनल मनी
लेंडर भी था जो डेस्परेट लोगों को काफी हाई इंटरेस्ट में पैसे उधार लेने पे मजबूर करता था। स्क्विड गेम के जरिए सपोजिटली वो इन बेचारे लोगों को एक लास्ट चांस देना चाहता था ताकि वो जीत कर अपनी जिंदगी बदल सके, लेकिन एक खौफनाक ट्विस्ट के साथ अगर वो हार गए तो उनकी मौत पक्की थी। जब इलनाम और गीहुन की फाइनल कॉन्वर्सेशन होती है तो इलनाम अपने काम को नोबल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में इस कंपटीशन का मेन पर्पस बिजनेस और पैसे कमाना ही होता है, वो भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए। स्क्विड गेम का एक इंटीग्रल पार्ट है एक एलाबोरेट बेटिंग स्कीम जो दुनिया भर के अमीर वीआईपीज के लिए डिजाइन की गई है। ये वीआईपीज इस डेडली गेम को वर्चुअली फॉलो करते हैं और कुछ तो आइलैंड पर लाइव एक्सपीरियंस लेने भी पहुंचते हैं। स्क्विड गेम में गरीब और डेस्परेट लोग लिटरली एक दूसरे को मार देते हैं और खुद भी डेंजरस गेम्स के दौरान मारे जाते हैं, सिर्फ अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए। जैसे कि इल्नाम कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेस हॉर्सेस पर बेटिंग होती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ घोड़े इंसान है जो हारने पर अपनी जान खो देते हैं। ये सब कुछ एक हाईली सीक्रेटिव तरीके से होता है जो अल्ट्रा रिच लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और इसी वजह से सोसाइटी और अथॉरिटीज इस पर कोई ध्यान नहीं देती। जब भी स्क्विड गेम होता है हजारों गरीब लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गीहुन कंपटीशन जीतने के बावजूद प्राइज मनी को इस्तेमाल करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो इससे अपने हर कठिन लॉसेस और दोस्तों की जानों के लायक नहीं समझता था। गेम के दौरान उसने अपने करीबी लोगों की मौत देखी थी और अपने बचपन के दोस्त को गिल्ट और शर्म के कारण अपनी जान लेते हुए भी देखा था। इन सब के बाद भी जब गीहुन अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ कोई ना होने के कारण मर चुकी थी और उनके फाइनल मोमेंट्स में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। गीहुन एक साल तक एक अकेलेपन और उदासी से भरा जीवन जीता है। इस मीटिंग के दौरान दोनों आखिरी बार के लिए एक शर्त लगाते हैं एक नशेड़ी के ऊपर जो सड़क के किनारे पड़ा होता है। इल्नाम का कहना था कि दुनिया में अब कोई अच्छाई नहीं बची और वो अपने इविल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बार बार इस बात को कहता रहता है। उसने बेट लगाई कि कोई भी उस नशेड़ी की मदद को नहीं आएगा और वो सड़क पर ही मर जाएगा। गीहुन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी उम्मीद जीत जाती है जब एक राह चलती औरत पुलिस को बुलाकर उस नशेड़ी की मदद करती है और उससे मरने से पहले एक शेल्टर में ले जाया जाता है, लेकिन तब तक इल्नाम मर चुका था। इसका मतलब है कि वो अपनी मौत तक इंसानियत की अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन गीहुन इस इंसिडेंट से डीपली इंस्पायर्ड होता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी को सुधारेगा और प्राइज मनी उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा जो जरूरतमंद है। ये प्राइज मनी अमीर लोगों ने गरीब लोगों की कुर्बानियों के जरिए इकट्ठा किया था और गीहुन अपने लिए इस पैसे का इस्तेमाल करने से अब भी मना करता है, लेकिन वो इसे सांगवू की माँ को दे देता है जो अब साइबियोक के छोटे भाई की देखभाल कर रही होती है। स्क्विड गेम सीजन 1 का एंडिंग अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़े टकराव को सेट करते हुए होती है जब गीहुन एक आदमी से सबवे स्टेशन पर स्क्विड गेम का इनविटेशन कार्ड पाता है और उन्हें कॉल करने का फैसला करता है। जब फ्रंटमैन को ये समझ आता है कि कॉलर एक आम कर्ज का शिकार इंसान नहीं बल्कि पिछले गेम का विनर है तो वो खुद फोन उठाता है और गीहुन को अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीने का ऑर्डर देता है, लेकिन गीहुन अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को भूलने और सब कुछ छोड़ने से इनकार कर देता है। इसके बदले वो सभी लोगों की मौत का बदला लेने का कसम खाता है जो सीजन 1 के दौरान मरे थे। स्क्विड गेम सीजन 2 के ट्रेलर से ये साफ है कि गीहुन नए पार्टिसिपेंट्स को मेंटोर करेगा और जितनी ज्यादा मौत रोकी जा सकती है उतनी रोकने की कोशिश करेगा। उसका मेन प्लान होगा इस हॉरिफाइंग गेम का एक तोड़ निकालना और फ्रंटमैन और वीआईपीज को जस्टिस के कटघरे में लाना। गीहुन को जुन्हो की मदद भी मिलेगी जो अपनी पुलिस स्क्वाड के साथ फ्रंटमैन के खिलाफ एक अटैक लॉन्च करेगा। ये और भी इंटरेस्टिंग इस वजह से होगा क्योंकि फ्रंटमैन खुद जुन्हो का भाई है। सीजन 2 में नए कैरेक्टर्स के साथ साथ होपफुली नए गेम्स भी देखने को मिलेंगे। ये सीजन मोस्टली गुड और इविल के बीच, लॉ और करप्ट क्रिमिनल्स के बीच के टकराव पर फोकस करेगा और व्यूअर्स को शायद एक और ग्रिपिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्क्विड गेम सीजन 2 से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।